यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन की इस श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। इस बार हम यूपी टेट 2015 में जो कि एग्ज़ाम फरवरी 2016 में हुआ था, सारे पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जिसमें एक प्रश्न के माध्यम से उससे संबंधित एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको भी हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर पोषक तत्व क्या है। जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे एक खाद्य श्रृंखला हमारी आगे बढ़ रही है, जिसमें घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे के मेढक ने खाया और मेढक को सांप ने खाया और सांप को मोर ने खाया। तो एक चीज हम देख रहे हैं, सांप इस खाद्य स्तर में सबसे ऊपर है, मतलब ऊर्जा पिरामिड में सबसे ऊपर है, और जो सबसे ऊपर होता है वो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होता है। ऐसे ही यानी खाद्य शीर्ष पे कौन होगा, जिसको कोई नहीं खाएगा। जैसे शेर होता है जंगल में, उसको कोई नहीं खाता है, तो वो हमेशा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे होगा। तो जैसे मोर हो गया, शेर भी अगर इससे संबंधित पूछेगा तो वो भी खाद्य पिरामिड के हमारे शीर्ष पे होगा। तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता हो ही नहीं सकता। प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो हर एक पेड़ पौधे पे निर्भर होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता होगा नहीं। अंतिम अपघटक जो सबको खत्म करता है, प्राथमिक अपघटक नाम की कोई चीज नहीं। तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे, तो इसका उत्तर हमारा होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे सबसे अधिक मोर ऊपर है। अगला है, गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, या खेत खलिहानों से निकला वाला कचरा, या लकड़ी कोयला या जलने वाला धुआं। तो हम जानते हैं गैस किससे होता है, धुआं होता है, तो इसका उत्तर लकड़ी कोयला या धुआं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कार्यांतरित सेल कहा जाता है। हम जानते हैं 3 प्रकार की सेलें होती हैं, एक अग्नेय चट्टान होती है, एक अवसादी होती है, एक रूपांतरित या कार्यांतरित चट्टानें होती हैं। पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कि जो मैग्मा होता है, जो पृथ्वी के अंदर जो लावा पिघलता है और मैग्मा बनता है, उसके ठंडा होने से अग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो मैंने पिछली बार क्या बताया था, अग्नेय चट्टानें क्या क्या होती हैं। तो अग्नेय हमारी चट्टानें ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा गेब्रो होती है। तो ग्रेनाइट तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि ये अग्नेय चट्टानें हैं। अगले चट्टान पे चलते हैं, बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर आपको बता दें कि ये अवसादी होते हैं, यानी अवसादों के जमा होने से जो शैलें बनती हैं उनको अवसादी कहते हैं। तो बलुआ पत्थर क्या है, हमारा अवसादी है। अब हम चलते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर भी अवसादी शैलें होती हैं। तो बचा संगमरमर, ये हमारी कार्यांतरित शैलें। यानी अगर ग्रेनाइट क्या, अग्नेय और अवसादी चट्टानों के पृथ्वी में दबने के कारण वो कार्यांतरित यानी रूप परिवर्तित हो जाता है, और वही रूप परिवर्तित होना उनको क्या कहलाता है, कार्यांतरित कहा जाता है। तो ये चूना पत्थर होता है, यही परिवर्तित होकर हमारा संगमरमर बनता है। तो ये भी पूछ सकता है कि चूना पत्थर और कार्यांतरित होकर क्या बनेगा, तो संगमरमर बनेगा। और संगमरमर क्या है, हमारा कार्यांतरित शैल है। तो प्रश्न 3 का उत्तर हमारा होगा संगमरमर। अगला हमारा है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। यानी हम देखते हैं 2 जीवों में कुछ संबंध होते हैं और उन संबंधों का कुछ नाम होता है। मान लीजिए कोई ये 2 जीव हैं, यहाँ पे कोई 2 जीव हैं, तो अगर दोनों जीव एक साथ रहते हैं, अगर एक जीव को लाभ होता है और एक जीव को घाटा होता है, तो उसे हम परजीवी कहते हैं। जैसे अगर किसी के सर में जुआ पड़ा हो, तो जुआ को तो लाभ हो रहा है, लेकिन जिस आदमी के या पशुओं के शरीर में जू पड़ा है, तो वो उसके खून शोषण कर रहा है, तो इसको घाटा हो रहा है। तो ये कहा हो जाएगा, परजीवी संबंध हो जाएगा। सहभोजी का मतलब कि 2 लोग एक साथ रह रहे हों और एक को तो लाभ हो रहा है, एक को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, तो ऐसे संबंध को सहभोजी संबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या हो सकता है इसका सहभोजी संबंध का, जैसे समुद्र में मछलियां होती हैं, बड़ी मछलियां, उनके साथ छोटी छोटी मछलियां पीछे पीछे चलती रहती हैं, तो बड़ी मछलियों के बचे हुए टुकड़े को खा लेती हैं। तो उससे क्या होगा, बड़ी मछली को तो कुछ नुकसान हुआ नहीं, लेकिन छोटी मछली को फायदा भी हो जाता है। तो ऐसे संबंध को सहभोजी संबंध हम कहते हैं। मृतभोजी जो मृत जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं, जिसको हम बताए थे स्कैवेंजर कहते हैं। सहजीवी संबंध का मतलब होता है जब दोनों को लाभ हो, तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध हम लोग कहते हैं। दोनों लोगों को लाभ होता है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे अगर भैंस है, मान लीजिए उसके ऊपर अगर चिड़िया बैठी हुई है, तो चिड़िया क्या करती है,
चिड़िया क्या करती है कि उसके शरीर से जुओं को निकाल के खा लेती है। आप और भैंस को क्या लाभ होता है, भैंस को जुए निकल जाते हैं तो उसके शरीर को आराम हो जाता है। ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। ऐसे ही सहजीवी संबंध लाइकेन को भी हो सकता है। लाइकेन भी एक सहजीवी संबंध है। लाइकेन के बारे में बताया कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन होता है कवक तथा शैवाल का संबंध होता है। कवक और शैवाल, कवक होते हैं और शैवाल जो होते हैं, इनके दोनों के मिलने से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। तो कवक उसको स्थान उपलब्ध कराता है शैवाल को कवक स्थान उपलब्ध कराता है, और शैवाल जो होता है उसको भोजन बना के देता है। इस प्रकार दोनों को फायदा होता है। तो यह सहजीवी संबंध हमारा होता है। तो हमारा एक तो प्रश्न क्या है, एक जीव लाभ ले रहा है, दूसरे को कोई लाभ नहीं, प्रभाव नहीं हो रहा है, तो इससे हम बोलेंगे सहभोजी, यानी एक को फायदा हो रहा है, एक को कुछ नहीं हो रहा, तो ये हमारा संबंध सहभोजी का होगा। तो प्रश्न 4 का उत्तर हमारा बी होगा। प्लेग है, प्लेग रोग किससे फैलता है? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। तो बता दें कि प्लेग जो होता है ये जीवाणु जनित बीमारी होता है। तो विषाणु से क्या होता है, जैसे HIV वायरस होता है, वायरस विषाणु HIV हो गया, जुकाम हो गया। कवक जैसे दांत खाज खुजली हो गया, ये सब कवक से बीमारी होता है। तो प्लेग क्या है, एक जीवाणु जनित बीमारी है। हम लोग को क्या करना है, किसी दिन वीडियो बना देंगे कि कौन से रोग जीवाणु से होते हैं, कौन विषाणु से होते हैं, तो उसको देख लिया जाएगा। निम्नलिखित में कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, मतलब कौन सा ऐसा पौधा होगा जो दूर दूर प्रसारित होगा हमारा? बीजाणु द्वारा प्रकृत पौधे, बीज द्वारा प्रकृत पौधे, फल द्वारा प्रकृत पौधे, कायकी जनन द्वारा विपरीत। तो इसका उत्तर होगा हमारा सी। इस कैसे, अगर कोई पौधा अगर फल है तो फल को दूसरे जीव खाते रहते हैं, तो खाने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है उसके खाने के लालच में, तो ये दूर दूर तक प्रकीर्ण, मतलब कि दूर दूर तक फैल जाना। तो फल के माध्यम से दूर तक फैलेगा, बीज तो वहीं गिर जाएगा। तो सीधी सी बात, इसको समझने की बात है, फल के माध्यम से बीज दूर दूर तक जाते हैं, प्रसारित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका उत्तर हम पिछले करा चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है। सोडियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा होती है, जिसमें सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड यानी नमक की मात्रा सबसे अधिक समुद्रों में, महासागरों में होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो बता दें कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को तीनों को मिला के संसद का निर्माण होता है। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा की अध्यक्षता सभापति करता है, और राज्यसभा की अध्यक्षता जो सभापति करता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद हमारा संविधान का अनुच्छेद 64 जो है ये कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका उत्तर होगा हमारा कि राज्यसभा में होने वाली अध्यक्षता कौन करता है, तो ये हमारा उपराष्ट्रपति करता है। तो 8 का उत्तर हमारा ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पे फैला हुआ है? भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें पूछ रहा है किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, या लाल मिट्टी का, या बलुई मिट्टी का? तो हम बता दें सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है, जो लगभग कितना है 43%। और ये कहाँ पाया जाता है? हम लोग को उत्तरी भारत में पाया जाता है। और ये जो ये हिस्सा है यहाँ पे, ये नीचे वाला हिस्सा है तटीला का यहाँ पे, और ये भारत के ऊपर हिस्से में उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये लाल मिट्टी पाई जाती है, और तीसरे नंबर पे काली मिट्टी पाई जाती है। ये भी पूछ सकता है कि नंबर क्रम क्या है, तो सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी। और काली मिट्टी की विशेषता क्या है? काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास होता है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो 9 का उत्तर हमारा बी होगा। आगे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने का अंतर क्या कहते हैं? इसको पहले बता चुके हैं, हम देख लेते हैं। फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो इसका उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। कार्डियोग्राफ क्या होता है? हृदय की धड़कन नापने के लिए। बैरोमीटर होता है जो वायुदाब नापा जाता है, जो पिछले हमने बताया था। ये प्रश्न दोहरा भी चुका है। देखिए एक ही प्रश्न संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं इधर उधर पूछ के, तो सारे ऑप्शन को देखना हमारा जरूरी है, तो हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। अगला है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। देखिए पेडोलॉजी का क्वेश्चन है, सीटेट में भी आता है, और देखिए यूपीटेट में भी आया होता है। क्या पूछ रहा है? पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि।
तो समस्या समाधान विधि क्या होता है, किसी समस्या को कैसे समाधान किया जाए, तो उसके गुण क्या है, क्या यह लक्ष्य केंद्रित विधि है? तो हाँ, तो लक्ष्य केंद्रित विधि, अगर कोई लक्ष्य नहीं निर्धारण करेंगे तो उसकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? तो हाँ, यह है सृजनात्मक होगा, ये नीचे सृजनात्मक होगा। तो हाँ, तो क्या सृजनात्मक विधि है? तो हाँ, सृजनात्मक विधि का मतलब नया कुछ निर्माण करना। जब तक हम नया निर्माण नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान हो नहीं पाएगा। तो होगा क्या चयनात्मक है? तो हाँ, चयनात्मक भी होती है, क्योंकि कोई चीज़ अगर चयन नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान कहाँ से करेंगे? तो इसका उत्तर हमारा होगा डी, उपरोक्त सभी जो होता है समस्या समाधान विधि के गुण हैं। तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, ये भी देखिए, ये भी पेडागोजी का हमारा क्वेश्चन है। प्रेक्षण विधि का मतलब पहले समझिए, प्रेक्षण विधि क्या होता है? प्रेक्षण का मतलब अवलोकन करना, देखना। तो अगर किसी चीज को हम देख रहे हैं तो उसकी सीमा क्या होगी? जैसे किसी बच्चों को अगर हम देख रहे हैं कि कैसे उसका गुण दोष है, तो उस गुण दोष देखेंगे तो उसकी सीमाएं क्या है, मतलब कहाँ तक बनते हैं, मतलब क्या उससे नहीं कर सकते हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। तो सही बात है, ये इसकी सीमा है, वित्त नहीं है, बहुत खर्चीली विधि होती है किसी को देखना। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होता। ये भी सही है, क्योंकि अगर सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? इस विधि में व्यक्ति आंतरिक व्यवहार को अध्ययन, अब जब हम बाहर से देखते हैं तो आंतरिक व्यवहार कैसे अध्ययन कर सकते हैं? तो इसकी सीमाएं क्या है? उपयुक्त सभी इसकी सीमाएं हैं। तो इसका उत्तर हमारा होगा डी। आगे चलते हैं। गिरि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हम बता दें, गिरि राष्ट्रीय पार्क एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है और किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका उत्तर होगा हमारा गुजरात में। गिरि राष्ट्रीय पार्क हमारा गुजरात में स्थित है, जहाँ क्या एशियाई शेर पाया जाता है। अगला चलते हैं। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शरीर अच्छी प्रकार से आधार देता है, शरीर का भार कम होगा, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, या अधिक तेज चलना। तो इसका उत्तर होगा हमारा सी। हाथ, क्योंकि जब आदमी दो पैरों पर खड़ा हो गया तो हाथ स्वतंत्र हो गया। हाथ स्वतंत्र हो गया तो मनुष्य अपने मन से जो भी कार्य करता है, मस्तिष्क उसको आज्ञा देता है और आसानी से हम किसी कार्य को कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा लाभ होगा। तो 14 का उत्तर हमारा होगा सी। अगला है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर हैं, रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी मैंने ऊर्जा पिरामिड में बताया था, खाद्य जाल में भी बताया है इसको, कि कैसे उसको क्या कहते हैं। प्रथम चरण का उपभोक्ता, द्वितीय चरण का उपभोक्ता, या तृतीय चरण का उपभोक्ता, या उपभोक्ता। तो हम बताएं कि जो जीव जंतु हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं वो प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हमारा होगा प्रथम चरण के उपभोक्ता, उत्तर ये होगा। सूर्य से निकटतम ग्रह क्या है? देखिए, पिछली भी 2014 के एग्जाम में भी आया हुआ है, फिर आ गया है। तो सूर्य से निकटतम ग्रह क्या है? मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है। तो हम बता दें इसका उत्तर होगा बुध। लाइन से ग्रह क्या है? बुध है। देखिए, ये हमारा बुध है, उसके बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, और उसके बाद क्या आता है? वरुण होता है। तो इसके क्रम को हमको ध्यान रखना है, और पीछे इसके बारे में डिटेल हमने बताया। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? देखिए, इकोसिस्टम मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र। तो दो शब्द आता है, एक होता है पारिस्थितिकी और एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी की सबसे पहले शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अर्नस्ट हैकल जो थे, वो पारिस्थितिकी का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये भी प्रश्न पूछता है, तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नस्ट हैकल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, इसका प्रयोग किसने किया था? तो टांसले ने किया था। इकोसिस्टम का प्रयोग किसने किया? तो टांसले। इसका हम टांसले महोदय किए। तो ये दोनों चीज़ को हमको ध्यान देना है कि इकोलॉजी का प्रयोग अर्नस्ट हैकल और इकोसिस्टम का प्रयोग टांसले ने किया था। तो पूछ रहा है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, या किसी स्थान पर अजीवी घटक, या पृथ्वी और वायुमंडल के क्षेत्र के जीव रहते हैं, या जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसका उत्तर होगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है, वो इकोसिस्टम का निर्माण करता है। इसको डिटेल हम व्याख्या कर चुके हैं, इसलिए हम आगे चलते हैं। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। अभी हमने ऊपर भी इसी से संबंधित क्वेश्चन देखा था, सर्वेक्षण विधि।
तो निरीक्षण विधि का मतलब क्या है? निरीक्षण विधि का मतलब भी होता है कि हम किसी चीज़ को अवलोकन करते हैं, लेकिन निरीक्षण विधि में अवलोकन करते समय जो निरीक्षणकर्ता होता है, जिसका निरीक्षण करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। क्या उसको पता होता है कि उसका हम निरीक्षण कर रहे हैं? तो अब इसका उत्तर क्या हो सकता है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि। हाँ, तो बात सही है भाई, निरीक्षण विधि तो मनोविज्ञान, तभी तो किसी का निरीक्षण करेंगे तभी तो वो जानेगा कि उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभव, तो प्रत्यक्ष अनुभव पे भी तो आधारित होता है, ये भी सही है। यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। तो भाई जब शिक्षक प्रशासक होगा तो ये बाल केंद्रित कैसे हो सकता है? तो पूछ रहे विशेषता नहीं है, तो यही हमारा उत्तर होगा विशेषता, क्योंकि कोई भी अगर बाल केंद्रित है तो शिक्षक प्रशासक नहीं होगा, सहायक के रूप में हमारा होता है। इसलिए निरीक्षण विधि की एक विशेषता नहीं है कि यह क्या है, यह क्या होता है, एक प्रशासक रूप। अगर बाल केंद्रित विधि है तो चल सकता था थोड़ा बहुत, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। लेकिन एक शिक्षक प्रशासक होता है, इसमें नहीं सही है, तो इसका उत्तर हमारा सी होगा। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, देखिए कितना आ रहा है पेडागोजी। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना घुमा के 3 बार पूछ रहा है, तो क्या होता है? हम जानते हैं कि मांसाहारी नहीं, जो घास खाता है मांसाहारी क्या है? सर्वाहारी नहीं, शाकाहारी, डेट्रीटिओर। तो इसका उत्तर होगा शाकाहारी। जो घास खाता है शाकाहारी है, वही प्राथमिक उपभोक्ता होता है। देखिए एक ही प्रश्न को घुमा के 3 बार पूछा है। अगले पे चलते हैं। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इसमें से कोई नहीं था। इसको याद कर लें कि परितंत्र में तत्वों का चक्रण हमारा जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। आगे चलते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता है। देखिए पिछले साल भी आया था 2014 में, देखिए दोबारा पूछ रहा है। हेमवती नंदी बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो क्या है, आपको याद है तो बताएं, हम बता दे रहे हैं। इसका है सुंदरलाल बहुगुणा। और इससे कौन संबंधित थे? गौरा देवी थी और चंदी प्रसाद भट्ट थे। देखिए आप लोग याद है कि नहीं? तो 3 लोग संबंधित थे, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिले में भेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। चलते हैं अगले में। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? सबसे पहले इंसुलिन बता दें। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन हमारे अग्नाशय से निकलने वाला एक हार्मोन्स होता है। हमारे शरीर में अग्नाशय एक अंग होता है जिससे निकलता है इंसुलिन। और इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित करता है। अगर इंसुलिन कम होगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन्स है। और कहाँ से निकलता है? हमारे शरीर में अग्नाशय की लैंगहैंस की दीपिका से निकलता है। तो हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना ही होता है। तो यही पूछ रहा है कि इंसुलिन किससे बना होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? क्या ये विटामिन होता है? क्या ये प्रोटीन है? क्या ये वसा है? क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? तो इंसुलिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है, यह हार्मोन्स भी होता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित करता है। आगे चलते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन क्या है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको मैं समझाता हूँ। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? देखिए पौधों में 2 भाग होता है। एक होता है, देखिए स्त्री केसर हमको दिख रहा है, देखिए स्त्री केसर है। और एक होता है पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब पुरुष जननांग होते समझ लीजिए एक तरह से, और स्त्री केसर का मतलब स्त्री जननांग समझ लीजिए। तो पुंकेसर में क्या आता है? एक होता है परागकोश होता है, देखिए ऊपर दिख रहा है। एक होता है जिसमें पराग कण रहते हैं। उसके बाद स्त्री केसर में क्या होता है? एक वर्तिकाग्र होता है, एक वर्तिका होती है। देखिए ऊपर के हिस्से को वर्तिका, जो फूल के बीच का हिस्सा होता है उसको वर्तिका कहते हैं, बीच के वर्तिका कहते हैं, और नीचे जो मोटा हिस्सा होता है उसको अंडाशय कहते हैं। देखिए ये हमारा अंडाशय है। तो अर्धसूत्री विभाजन 2 जगह होता है। एक तो परागकोश में होगा यहाँ पे, और एक होगा ये हमारे अंडाशय में होता है। एक अंडाशय में, एक परागकोश, दोनों जगह अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 गुणसूत्र मम्मी के और 23 गुणसूत्र पापा से मिलते हैं। ऐसे ही पौधों में होता है। जो परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आधा गुणसूत्र इसके और आधा गुणसूत्र कहाँ के? अंडाशय के। आधा गुणसूत्र परागकोश के मिल जाते हैं, तो पौधे में फल का निर्माण हो जाता है। तो ये पूछ रहा कि अर्धसूत्री विभाजन क्या है? तो अर्ध मूल शीर्ष में है, परागकणों में है, तने में है, परागकोश में है। तो हम बता दें कि इसका उत्तर क्या बताएं कि परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन हमारा होता है। और कहाँ होता है? अंडाशय में भी अर्धसूत्री विभाजन होता है।
परागकोश से पराग के कण जो होते हैं इस वर्तिका पे आते हैं, वर्तिकाग्र पे आते हैं और वर्तिका से होते हुए जब पौधे के अंडाशय में पहुंच जाते हैं तो यही निषेचित होता है और फूल से हमारा फल बन जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन हमको याद करना है, परागकोश से परागकोश पर और कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर यानी बुखार होने पे आमतौर पर कौन सी दवा आती है? सब लोग जानते हैं पैरासीटामॉल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वहनी ईंधनों में किसको आजकल प्रावण से नहीं, मतलब प्रावण के लिए अच्छा कौन वाहन है? डीजल है, धुआं फैलाता नहीं होगा। पेट्रोल है, धुआं फैलाता नहीं होगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होता है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का प्रयोग तो हम खाना बनाने में करते हैं। एलपीजी में क्या होता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है। और संपीड़ित प्राकृतिक, इसको हम लोग बोलते हैं सीएनजी। सीएनजी का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें क्या होता है? मीथेन होता है। तो प्रावण से नहीं कौन सा है ईंधन है? तो हमारा संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी होता है। और सीएनजी का मुख्य अंग क्या होता है? मीथेन होता है। और एलपीजी का मुख्य अंग क्या होता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है। तो 25 का उत्तर हमारा डी होगा। तही निर्माण हेतु कौन से सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी हैं? एस्परजिलस, स्टेटोकोकस, रेटोवायरस या लैक्टोबैसिलस। तो इसका उत्तर होगा हमारा लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीवाणु जो होता है, दूध में पाया जाता है लैक्टोस, लैक्टोस को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिससे दूध से हमारा दही का निर्माण हो जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जीवाणु होता है, तो लैक्टोबैसिलस होता है। कब बदल देता है? किसमें? लैक्टोस दूध में पाया जाता है, उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसे? जब हम जानते हैं कि मानव के रुधिर में 4 वर्ग होते हैं, एक ए होता है, उसके बाद बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, 4 वर्ग है। तो पूछ रहा है इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने, जेनिंग्स ने, पैटिनेनमास्ट ने या कार्ल मार्क्स ने? तो लैंडस्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। इससे क्वेश्चन क्या आएगा? सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वदाता है। तो हम देखिए ए बी सबसे बड़ा दिख रहा है, बड़ा घर है, तो इसमें सभी घुस जाएंगे। देखिए सभी घुस रहेंगे, नहीं घुस रहे, तो ए बी सर्वग्राही हो जाएगा। याद करने का तरीका होता है, ए बी क्या करेंगे? देखिए ए बी में सब आ जा रहा है, तो ए बी में सब आ जाएंगे तो सर्वग्राही हो जाएगा। यानी ए बी जो रक्त समूह है सर्वग्राही है। देखिए वो क्या होता है? गोल होता है। तो गोल क्या होगा? कहीं भी लुढ़क के चला जाएगा, कहीं भी इधर उधर घूम के लटक के चला जाएगा। तो ये सर्वदाता होता है। तो वो रक्त समूह सर्वदाता होता है और ए बी सर्वग्राही होता है। और कैसे होता है हम समझा दिए चित्र के माध्यम से, तो आप लोग समझ लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। प्याज, आलू, अदरक क्या है? जड़ है, तना है, स्थानिक जड़ें हैं, सल्पत्र है? तो उत्तर ये तना होती है। आलू, अदरक, प्याज क्या होती है? तना होती है। बस आगे बढ़ते हैं, इसको बता चुके हैं इसको पीछे कई बार। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। एक कोशिका का मतलब हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कौन ऐसा जीव है जिसमें एक कोशिका ही होती है? स्पाइरोगाइरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो इसका उत्तर होगा पैरामीशियम। पैरामीशियम हो गया, युग्लिना हो गया, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। और विषाणु क्या होता है? विषाणु में कोई कोशिका नहीं होती है, इसमें बस प्रोटीन, आरएनए या डीएनए के चारों तरफ बस प्रोटीन का छल्ला होता है। आरएनए होगा या डीएनए होगा, प्रोटीन का छल्ला होगा। तो एक सूक्ष्मजीव पैरामीशियम है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? यानी साबुन के बदले में कब लोग क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपयोग सभी। तो हम सब लोग जानते हैं रीठा का हम लोग प्रयोग करते हैं साबुन के बदले में। तो आज का क्वेश्चन हम यही समाप्त करते हैं, फिर आगे हम 2016 क्वेश्चन में मिलेंगे। धन्यवाद।